स्टूडेंट्स हम ये सीख चुके हैं कि एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एडजस्टमेंट होती हैं जो हमें सीखनी है। जैसे लिखा है पहले नंबर पे, व्हेन वी ट्रीटेड एसेट्स एज एक्सपेंस। अगर हमने किसी एसेट्स को एक्सपेंस मान लिया है, जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग को एसेट्स ना समझकर एक्सपेंस मान लिया और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, इवन लॉस में तक की जा सकते हैं। ठीक, तो एसेट्स जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो कराई जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन उसका डेप ज़रूर शो कराया जाता है। जो उस पर डेप लगता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़रूर शो कराया जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने मेजर रिपेयर कराई, मशीनरी की बड़ी रिपेयर कराई, और बड़ी रिपेयर में क्या हुआ, एक पार्ट बदला। मान लो मेजर रिपेयर का मतलब है कोई बड़ा पार्ट बदला है। ठीक है, तो वो हमारा एसेट ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक्सपेंस। ये ध्यान रखना होता है। मेजर रिपेयर जो होती है वो एसेट्स मानी जाती है, माइनर से रिपेयर जो होती है वो एक्सपेंस माने जाते हैं। अब जब मेजर रिपेयर कराई तो उसको हमने एक्सपेंस मान लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, तो उससे क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन डेप उसकी लगानी थी, जब हमने उसको एसेट्स ही नहीं माना तो उस पर डेप भी नहीं लगाई, माइनस नहीं की। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो जो हमने एसेट्स उसको माना है वो एक्सपेंस माना है, अब उसको एसेट्स मानना होगा, तो वो वहाँ से प्रॉफिट उसने जो कम किया था उसको बढ़ाना होगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और क्योंकि उस पर डेप लगना था, हमने डेप नहीं लगाया, अब डेप लेस कर दी जाएगी। डेप जो है उसी ईयर लेस नहीं होगी, उसके आगे जितने भी ईयर्स होंगे सभी में लेस होगी। बस मेथड को हमें देखना है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है या फिर ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं जिससे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डेप लगनी है आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में भी। अब नेक्स्ट है व्हेन वी ट्रीटेड एक्सपेंस एज एसेट्स। अगर किसी एक्सपेंस को हमने एसेट्स मान लिया है, क्योंकि वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहिए था, उससे प्रॉफिट कम होता और हमने नहीं लिखा, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है, तो अब हमें वो माइनस करना होगा, वैल्यू ऑफ एक्सपेंस माइनस की करनी होगी। और जब हमने उसको एसेट्स माना तो एसेट्स समझकर उस पर डेप लगाया होगा, डेप माइनस किया होगा। अब उस डेप को रिवर्स करना है, प्लस करना है, उस साल भी, उसके आने वाले ईयर भी, उसके आगे आने वाले जितने ईयर्स हैं सभी में। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक होता है। इफ़ स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड इन एनी ईयर, स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है यहाँ पे। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड इन एनी ईयर देन लेस ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन दैट ईयर। स्टॉक की वैल्यू उस साल कम कर देनी है उस अमाउंट से जितना ओवर वैल्यू हुआ है, एंड नेक्स्ट ईयर ऐड कर देनी है। ठीक है, जिस साल ओवर वैल्यू है उस साल माइनस कर दो, उसके आने वाले नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दो, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जाके बनेगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ऐसे ही इफ़ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन एनी ईयर, किसी साल क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम लग गई, तो उस साल उसकी वैल्यू ऐड कर दो, बढ़ा दो जितनी कम लग गई है, और उसके नेक्स्ट ईयर क्या करो, उसको माइनस करा दो, नेक्स्ट ईयर उसका रिवर्स होगा। ठीक, फिर से समझ लो, अगर किसी साल क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो जितना ज़्यादा हो गया उस साल माइनस करा दो और नेक्स्ट ईयर प्लस करा दो। और किसी साल क्लोजिंग स्टॉक कम लगता है, अंडर वैल्यूड होता है, तो उस साल उसकी वैल्यू प्लस करा दो और नेक्स्ट ईयर लेस करा दो। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर इनमें से कोई केस आता है तो उसको अप्लाई करके देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये डी को एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में डी को एडमिशन दे रहे हैं, डी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। तो जब फर्म हो रही है रिकॉन्स्टिट्यूट, अब जब कोई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उस टाइम गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हाइयर। मीन्स यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें पहले लास्ट 4 ईयर का निकालना होगा, फिर लास्ट 5 ईयर का निकालना होगा,
दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा कौन सा हाई है, फिर उसका 3 टाइम कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। अब प्रीवियस 4 या 5 कहा है, तो प्रीवियस कौन से होंगे? देखो 1 अप्रैल 2017 को इसने एडमिशन दिया है, तो 31 मार्च 2017 का पहले प्रॉफिट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, फिर उससे प्रीवियस हो जाएगा ये, उससे प्रीवियस ये, उससे प्रीवियस ये, उससे प्रीवियस ये। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन्होंने ये 4 ले लिए, एक बार 4 ईयर का निकाल दिया और एक बार 5 ईयर का निकाल दिया। ये 4 नहीं लेने ऊपर से, आपको ईयर के अकॉर्डिंग चलना है। इससे पीछे 4 ईयर कौन से हैं? तो 17, 16, 15 एंड 14। तो एक बार इन 4 का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एक बार 5 का। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया क्वेश्चन, आंसर 5, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे लिखा है लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट लेंगे। ऐसे ये पहले 2 लाख, 110, 150 एंड 120, यहाँ 2 लाख, 110 एंड 150 एंड 120, डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 5,80,000। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,45,000 आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया लास्ट 4 ईयर का। अब लास्ट 5 ईयर का निकालेंगे, तो इसमें 500 साल का प्रॉफिट लेंगे, ये एक 30 भी ऐड कर देंगे। तो देखो 2 लाख, 1,10,000, 1,50,000, 1,20,000 और 1,30 और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 7,10। 7,10 को जब 5 से डिवाइड किया तो 1,42,000 आया। मीन्स ये एवरेज प्रॉफिट आया 1,42,000, ये आया 1,45,000। विच एवर इज हाइयर, अब देख लेंगे। तो हियर एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर इज हायर और ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. So goodwill will be calculated by 3 times of average profit of last 4 year. तो हमें ये एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना होगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर इंटू 3। तो 1,45,000 इंटू 3 करेंगे 4,35,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ए, बी एंड सी 3 पार्टनर थे। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। इक्वल शेयर मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 पार्टनर है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लिखा है, 5 ईयर ही दिए हैं। ठीक है, लेकिन एक नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऑन 1 October 2016 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 was purchased and debited to office expense account on which depreciation is to be charged 25% per annum। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 अक्टूबर 2016, तो इसका प्रॉफिट कब निकलेगा? 2016 1 अक्टूबर है तो ये ईयर एंडिंग होगी 31 मार्च 2017 को। मीन्स इस प्रॉफिट में हमें एड लेस करना है जो भी करना है। ठीक है, 16 से कोई मतलब नहीं, वो 31 मार्च का है, ये 31 मार्च के आगे का मतलब अप्रैल टू 31 मार्च 2017 का मामला है, तो इस ईयर में होगा जो भी चेंज होगा। तो अब 1 अक्टूबर 2016 को इसने कंप्यूटर ख़रीदा था 40,000 का। कंप्यूटर क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है ही, लेकिन 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स या लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का रिपेमेंट होता है या तो एसेट्स परचेज करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एसेट्स को परचेज़ किया और एसेट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंस मानकर उसको दिखा दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा, जब 40,000 रुपये इनकम के अगेंस्ट आप चार्ज कर दोगे तो प्रॉफिट 40,000 का कम हो गया होगा। तो अब हमें प्रॉफिट को सही करने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 2017 1,85,000 ऐड, इसमें ऐड किया जाएगा, क्या ऐड करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था जो इसमें से माइनस करा दिया, तो अब इसे वापस इसमें ऐड करना होगा। लेकिन ऐड तो कर देंगे, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना था 25%। अब जब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना था, इन्होंने इसको एसेट्स माना ही नहीं, तो डेप लगाया ही नहीं होगा, और जबकि ये एसेट्स नहीं थी, इस पर डेप लगना चाहिए था। और डेप्रिसिएशन होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक टाइप से। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि इन्होंने लिखी नहीं। तो अब हमें डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना होगा, लेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। अब खरीदा था 1 अक्टूबर 2016 को, 25% पर एनम दिया है, तो मंथ लग जाएंगे अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 40,000 इंटू 25/100 इंटू 6/12, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये 2 से ये कटेगा, 0 0 कट जाएंगे पहले ये 2,
अगर 2 से ये करेगा 200 आ जाएगा, 200 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 5000 आ जाएगा। तो 5000 इसमें से लेस कर दिए जाएंगे, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2017 का 2,20,000। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है, अगर किसी एसेट्स को हमने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया तो उस एसेट्स की वैल्यू ऐड करनी है और डेप माइनस करना है। और अगर किसी इनकम को हमने एसेट्स मान लिया, वो किसी एक्सपेंडिचर को हमने एसेट्स मान लिया है, ठीक है, जैसे हमने सैलरी पेड की, अब सैलरी पेड को हमने मान लिया एसेट्स और उसे लिखना भूल गए, तो उससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा, तो वो इसका रिवर्स करना होगा। मीन्स सैलरी की अमाउंट माइनस करनी होगी और जो उस पर डेप लगाया होगा वो प्लस करना होगा। अगर किसी एसेट्स को एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं तो उस एसेट्स की वैल्यू ऐड और उसका डेप माइनस होगा, और अगर किसी एक्सपेंस को एसेट्स ट्रीट कर लेते हैं तो उस एसेट्स की वैल्यू माइनस और उसका डेप प्लस होगा। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए, जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, हमने सारे ईयर के प्रॉफिट लेकर टोटल किया, ये 2,20,000 लेकर 610, और ये 5 साल का है तो 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला 1,22,000, और गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 1,20,000 इंटू 3। देखिए यहाँ पे दिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, 3,66,000 आंसर आ जाएगा। तो आपको जो शुरुआत में मैंने बताया है उस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप वो ध्यान रख लेते हैं तो गुडविल का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा।